लाइकन्स, एक फंजाई में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है लाइकन्स, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। लाइकन्स के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है वायरॉइड, इसको भी आज डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइकन्स के बारे में। देखिए लाइकन्स जो है, लाइकन्स टर्म सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने दी है। लाइकन्स की जो टर्म है वो सबसे पहले थियोफ्रास्टस ने दी है। उसके बाद अगर हम लाइकन्स की स्टडी को देखेंगे, द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइकन्स, उससे कहते हैं लाइकनोलॉजी, ठीक है ना। फादर ऑफ लाइकनोलॉजी कौन है? एरिक एक्वेरियस, ये आपने याद रखना है। एरिक एक्वेरियस जो है फादर ऑफ लाइकनोलॉजी, इन्होंने लाइकन्स पे बहुत सारा काम किया है। और ये कहा जाता है कि एरिक एक्वेरियस जो थे ये थियोफ्रास्टस के स्टूडेंट थे, थियोफ्रास्टस के स्टूडेंट थे। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमिक लाइकनोलॉजी भी एरिक एक्वेरियस ही है। उसके बाद अगर हम इंडियन की बात करेंगे, फादर ऑफ इंडियन लाइकनोलॉजी जो है वो है धरणीधर अवस्थी जी। धरणीधर अवस्थी जी ने बहुत सारा ज्ञान हमें लाइकन्स के बारे में दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बुक भी लिखी है इस पर, और आजकल जो भी लाइकन्स पे रिसर्च कर रहा है वो इसी बुक को, इनकी ही बुक को प्रेफरेंस मान के चलता है। किनकी बुक को? धरणीधर अवस्थी जी की बुक को। क्लियर है ये चीज़? तो चलिए आते हैं टॉपिक। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपने याद रखनी है। लाइकन्स बेसिकली है क्या? आपने देखा होगा पत्थर है, पत्थर के ऊपर थोड़े से कुछ वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, या कुछ छोटे छोटे थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं जब रेनी सीजन आता है ना। तो वो बेसिकली क्या है? वो लाइकन्स हैं। लाइकन्स हैं क्या? इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के बीच में ये दोनों म्यूचुअली बेनिफिटेड है। मतलब अगर इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एल्गल कंपोनेंट, दूसरा फंगल कंपोनेंट, दोनों मिलकर रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस होता है वो होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे इंटरेक्शन होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब स्पीशीज ए जो है वो बी स्पीशीज को बेनिफिट दे रही है, और स्पीशीज बी जो है वो ए को बेनिफिट दे रही है, और ये साथ में मिलकर रहना पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। तो लाइकन्स क्या है? दे आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है उससे कहते हैं फाइकोबायोट। ये बहुत कम कंपोनेंट होता है क्योंकि एल्गी ज़्यादातर वाटर में होती है, तो ये तो टेरेस्ट्रियल में भी लाइकन्स पाए जाते हैं, तो एल्गल कंपोनेंट इसमें बहुत कम होता है। और एल्गा का क्या काम है? एल्गल कंपोनेंट का काम है फोटोसिंथेसिस को करना, ठीक है ना, यानी कि फूड को प्रिपेयर करता है। क्यों? क्योंकि एल्गल कंपोनेंट में ग्रीन स्ट्रक्चर्स होता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए बेसिकली इन्वॉल्व होता है। क्लियर है जी? उसके बाद इसमें दूसरा कंपोनेंट होता है फंगल कंपोनेंट, और फंगल कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबायोट। ये माइकोबायोट एक तो रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, रिप्रोडक्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और रिटेंशन ऑफ वाटर को होल्ड करने में भी ये फंगल कंपोनेंट हेल्प करता है। तो आपके एतबार से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एल्गल कंपोनेंट, दूसरा फंगल कंपोनेंट। एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायोट, फंगल कंपोनेंट माइकोबायोट। ज़्यादा 80% इसमें फंगल कंपोनेंट होता है और 20% इसमें एल्गल कंपोनेंट होता है। क्लियर है ये चीज़? उसके बाद हमने याद रखना है कि इसी लाइकन्स को कहा जाता है दे एक्ट एज अ इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। क्यों? लाइकन्स जो है ना ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, पोल्यूशन के रिगार्डिंग ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि लाइकन्स, इंडस्ट्रियल एरियाज में लाइकन्स ग्रो नहीं करते। क्यों नहीं ग्रो करते? क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन है। पोल्यूशन जहाँ पे होगा वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली एयर पोल्यूटेंट एक है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करेगा। तो एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करता है, ठीक है ना, तो ऐसे वाले एरिया को कहेंगे लाइकन डेजर्ट। क्या कहेंगे? ऐसे वाले एरिया को कहेंगे लाइकन डेजर्ट। लाइकन डेजर्ट एक बहुत बड़ा एरिया जहां पे लाइकन ग्रो नहीं करते हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। क्लियर है ये चीज? उसके बाद आपने याद रखना है लाइकन्स की बॉडी जो है ना वो थैलाइड होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, थैलाइड बॉडी है। थैलाइड बॉडी बोले तो इसकी जो प्लांट बॉडी है या इसकी जो बॉडी है, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल? उसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे, इसमें रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो तीन तरीके, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। अगर हम देखेंगे एसेक्सुअल सिर्फ और सिर्फ एल्गी में पाया जाता है जहाँ पे oogamous टाइप होता है। बाकी जो है
सेक्चुअली भी ये रिप्रोड्यूस करता है और वेजिटेटिवली भी ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब देखो लाइकन्स जो है ना, इनकी ग्रोथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है। हम इकोलॉजिकल सेक्शन में भी पढ़ेंगे कि लाइकन्स कैसे ग्रो करते हैं, ठीक है। इनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। स्लो होने की वजह से, अब ये स्लो क्यों होती है? ड्यू टू लो फोटोसिंथेटिक रेट, ड्यू टू लो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी। लो फोटोसिंथेटिक रेट, कम फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी की वजह से इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है। इज इट क्लियर टू ऑल? उसके बाद अगर हम बात करेंगे मेजॉरिटी में जो लाइकन्स हैं, मेजॉरिटी में जो लाइकन्स हैं, जो मेजॉरिटी में लाइकन्स जो है वो केमिकल्स रिलीज करते हैं। इसके साथ साथ आपने एक लाइकन याद रखना है, ये असनिया। क्या याद रखना है? असनिया। ये क्या? इट कॉजेज फॉरेस्ट फायर। ये फॉरेस्ट फायर काज करता है। ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है, ठीक है ना? क्लियर है ये चीज? नाउ यही असनिया को माना जाता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट फायर। ये तो यार, अब हम डिस्कस करते हैं वायरॉइड्स। देखिए वायरस जो है ना, वायरस हमारा कल का टॉपिक रहेगा, थोड़ा लेंथी टॉपिक है इसलिए हमने आज उसको नहीं लिया। वायरस में ही एक कैटेगरी आती है वायरॉइड्स, मतलब वायरस से छोटा भी होता है ये, और बेसिकली वायरस में कैप्सिड होती है और जेनेटिक मटेरियल होता है। वो हो सकता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड हो, डबल स्ट्रैंडेड हो, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। ये 4 कंडीशनें हैं वायरस के लिए। लेकिन वायरॉइड्स के लिए एक ही कंडीशन है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, और इसमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होगी। मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है ना कैप्सिड वायरस के केस में, वो इसमें एब्सेंट होगी। क्लियर है? तो एक साइंटिस्ट था टीओ डाइनर ने पहली बार पोटैटो पे वो रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पोटैटो में कुछ छोटे छोटे स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये वायरॉइड जो है, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स का एक वायरॉइड है जो डिजीज काज करता है पोटैटो में। तो बेसिकली ये वायरॉइड जो है ये प्लांट्स में डिजीजेस काज करते हैं। ह्यूमन के केस में एक ही डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, वो है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी, ये जो हेपेटाइटिस डी है, ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करती है। लीवर में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और इससे डेथ भी हो सकती है। तो ये माना जाता है कि हेपेटाइटिस डी जो है इट इज कॉज ड्यू टू वायरॉइड। क्लियर है ये चीज? तो देखिए वायरॉइड्स में यही बताया मैंने कि वायरॉइड्स आर बेसिकली इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ये इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं और ये क्या काज करते हैं? ये प्लांट्स में डिजीजेस काज करते हैं। इसके साथ साथ वायरॉइड जो है ये वायरसेस से डिफर है। क्यों? एक तो इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एक तो इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एज जेनेटिक मटेरियल, और इनमें लैक ऑफ प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड नहीं होती है। दैट मीन्स कि इसमें कैप्सिड नहीं होती है। क्लियर है चीज? उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया? इसको डिस्कवर किया टीओ डाइनर ने। टीओ डाइनर ने इसको डिस्कवर किया। ह्यूमन में ये एक डिजीज काज करता है जिसका नाम है हेपेटाइटिस डी, और ये प्लांट में भी डिजीज काज करता है जिसका नाम है पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स। इसके अलावा और भी डिजीजेस है। आपको छोटा सा नोट आया था, नोट आएगा एग्जाम में, आपने इतना ही तैयार करना है। इन डिटेल में आपको वायरॉइड्स नहीं पूछा जाएगा, अगर इन डिटेल में पूछते तो मैं आपको जरूर पढ़ाता। ठीक है, थैंक यू। ये था।